की बड़ी और अहम खबर, रुझानों में एनडीए इंडिया के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 295 सीटों पर एनडीए आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन 231 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल एनडीए की दिल्ली में बैठक है। बता दें आपको कि पीएम मोदी शाम 7 बजे जाएंगे बीजेपी मुख्यालय। रुझानों के बाद एनडीए और इंडिया में हलचल तेज हो गई है। एनडीए सहयोगियों के साथ में संपर्क साध रहे हैं अमित शाह, नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और नवीन पटनायक के संपर्क में हैं शरद पवार। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, रुझानों में एनडीए और इंडिया के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उसमें अब साफ दिख रहा है कि कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और अब एनडीए के जो सहयोगी नेता हैं वो अमित शाह के संपर्क में नजर आ रहे हैं। नीतीश, चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक के संपर्क में शरद पवार नजर आ रहे हैं। 295 सीटों पर एनडीए आगे है। इंडिया गठबंधन 231 सीटों पर आगे बताई जा रही है। अब ऐसे में इस सवाल है कि ये जो अंतर है सीटों का वो काफी कम नजर आ रहा है। 2014 और 2019 के आंकड़ों पर जब नजर डाली जाए तो 2019 में जब ये रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं तो साफ तौर पर इस सवाल के साथ जनता के साथ साथ विपक्ष भी इस सवाल को उठा रहा है कि आखिर जिस तरह के दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने किए थे, एनडीए ने किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने किए थे और तमाम जो प्रधानमंत्री की गारंटियां थी वो जनता के बीच में जब लेकर गए तो कहीं ना कहीं जनता ने साफ तौर पर इन्हें नकारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंतर काफी कम नजर आ रहा है। तस्वीरें भी देखिए, जश्न की शुरू हो चुकी हैं, ढोल नगाड़ों के साथ तैयारी भी शुरू कर दी गई है, लेकिन बस आखिरी इंतजार है कि कब रुझान ये नतीजों में तब्दील होते हैं। बिल्कुल, तो ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते हुए ये कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं और जीत का जश्न मनाते हुए। दरअसल देखिए, जो जीत है वो तो साफ तौर पर देखी ही जा रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। ये जो तस्वीर है बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है और जगह जगह जो नेता हैं उनके घर के बाहर भी इस तरह से ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता जो हैं वो जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी और एक कड़ी टक्कर अब दोनों ही गठबंधनों के सामने है और दोनों ही गठबंधनों के बीच में देखी जा रही है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अमनप्रीत कौर जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र पाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है, बहुत स्वागत है आपका। स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस की स्पोक पर्सन है, आपका बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ संगीता जी भी जुड़ गई हैं जो कि आम आदमी पार्टी की स्पोक पर्सन है, बहुत स्वागत है आपका। ये जो अभी स्थितियां फिलहाल हम देख रहे हैं, ये स्थितियां दरअसल बता रही है कि बहुमत बीजेपी को नहीं मिला, भले ही एनडीए की सरकार बनती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन सीधे रुख में कर लेती हूँ नरेंद्र पाल सिंह जी का। नरेंद्र पाल जी, तो 400 पार की बात की जा रही थी, ये तो 300 पार भी नहीं हो रहा। क्या लगता है कि दिक्कतें ज्यादा फिलहाल बनती हुई है आपके सामने? नहीं, देखिए, दिक्कत इसलिए नहीं है कि आज भी एनडीए गठबंधन सारी पार्टियों से ज्यादा है, सबसे ऊपर है, बहुमत के पार है। आज भी कोई दिक्कत नहीं है एनडीए को सरकार बनाने में। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आज जितना इंडिया गठबंधन के पास जितना बहुमत है उससे ज्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी है। तो सरकार बनाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। आप एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाएगी, लेकिन वोट कम हुआ है। उसका एक ही कारण है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा गर्मी थी। 48-50 का टेम्परेचर था जब चुनाव हो रहा था। चुनाव यहाँ तक जो जून में और मई में चुनाव हुआ है, एक पार्टी के पक्ष में ना वोट करने की थोड़ी ना थी, गर्मी तो सभी के लिए थी। नहीं, देखिए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अच्छे और कांटे की टक्कर दी है, इस बात को नकारा जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। इंडिया गठबंधन ने टक्कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज इसलिए घटा है कि बड़े शहर जहां भी हैं, बड़े नगर जहां भी हैं, देहात दूर दराज के लोग भी हैं, गर्मी में बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल काम होता है। वोट और परसेंटेज कम होने से भारतीय जनता पार्टी का उससे नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग
देहात में रहते हैं, शहर में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, और वहां पर गर्मी में बुजुर्गों को ले जाना, महिलाओं को ले जाना, बहुत सारे लोगों को ले जाना मुश्किल होता है। तो वोट परसेंटेज आज जो 65-70% से 50-52-53% पे हुई है, उससे वाकई भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। और आज जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ आज भी सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय। ठीक है, स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, भले ही यहाँ पर आप लोग टक्कर कड़ी दे रहे हो, लेकिन देखिए बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, अभी तक जो रुझान निकल के सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या इस आंकड़े से संतुष्ट है इंडिया गठबंधन? चुनावी जो रुझान है अभी भी वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, और अभी भी बहुत सारे ऐसे विधानसभा होते हैं जहां का अभी वोट खुलना बाकी है, और उन जगहों से अभी परिणाम आने बाकी हैं। तो निश्चित तौर से शाम तक जहां मार्जिन कम है, अभी वहां पे हमारी बढ़त हो सकती है। जैसे अभी कानपुर का ही मैं देख रहा था, या मेरठ का देख रहा हूँ। उसके अलावा भी बिहार में भी 2-3 जगह ऐसे हैं जहाँ पे अभी स्थितियां इसी तरीके से बनी हुई है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के नतीजे हमारे लिए थोड़े से चौंकाने वाले जरूर हुए हैं कि वहां पे कुछ अप्रत्याशित दिख रही है चीजें, लेकिन इसे स्वीकार करना, क्योंकि जनादेश है और जनादेश को स्वीकार करना एक अपना उसकी एक मर्यादा भी होती है, तो हम लोग उस मर्यादा के साथ हैं। लेकिन निश्चित तौर पे चुनाव को जिस तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया गया, उसके बावजूद इस तरीके की सफलता मिलती दिख रही है, उससे देख के कहीं ना कहीं हम लोग उत्साहित जरूर हैं। और अभी शाम तक परिणाम कुछ और रहेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था 295, और वो 295 हम लोगों ने उम्मीद रखी थी, और संभवतः इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन अभी आएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन तो इस बात का आरोप लगातार लगाती रही है स्नेहाशीष जी कि ईवीएम काम नहीं करता ठीक से, चुनाव आयोग अपनी चीजों को ठीक से नहीं, तो अब आप इस आंकड़ों को देखकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं? सही से काम किया है या नहीं? अभी भी हम लोग संतुष्ट नजर नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे इतने दबाव के पास हमारे खाते को सीज कर दिया गया, हमारे नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया, उसके बावजूद इस तरीके का परिणाम आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि जनता के बीच में कितना करंट होगा, और उस करंट को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दबाने का प्रयास किया वो अभी दिख रहा है सभी को। और निश्चित तौर पे 400 पार का हवा तो निकल गया है, अब 300 पार का भी हवा निकल गया है। जिस करंट का जिक्र अभी स्नेहाशीष जी कर रहे हैं, वो करंट दिल्ली की जनता में दिखाई नहीं दिया। सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। अब ऐसे में क्या लगता है, पंजाब में भी महज 2-3 सीटों पे ही आप लोग आगे चल रहे हैं। आप लोग तो कह रहे थे बड़ा परिवर्तन होगा, एक सिंपैथी वोट बैंक जो आप कह रहे थे कि मिलेगा, या फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उन तमाम चीजों को दरकिनार करते मैं आती हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। रुझानों के बाद इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रुझानों के बाद इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। आज शाम इंडिया गठबंधन की बैठक है, और इस बैठक में दरअसल आगे की रणनीति तय होगी कि आखिर क्या आगे किया जाए। सोनिया, खड़गे, राहुल गांधी से कांग्रेस के बड़े नेता होंगे इस बैठक में शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता अब बैठक में शरीक होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद और साफ हो जाएगा। तमाम नेता जो नहीं भी पहुंच रहे हैं, वो भी अब इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल होके आगे की क्या कुछ रणनीति तय की जाएगी, उस पर विचार विमर्श करेंगे। ये देखने वाली बात होगी, ये आगे आने वाली जो नतीजे होंगे उसके बाद तय किया जाएगा। संगीता जी, इस बैठक में क्या कुछ आगे की रणनीति तय होगी? कहा कि दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी को दी, तो जनता, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, और जनता ने जो मैंडेट दिया उसे हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की जिस तरह से जीत हो रही है, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को प्यार मिला, वो बेमिसाल चुनाव का परिणाम है कि बेमिसाल तरीके से इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, जो बीजेपी शुरू से नहीं चाहती थी। और आम आदमी पार्टी के तो हर रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश की गई कि वो प्रचार ही ना कर पाए, और हमने किस तरह से प्रचार किया है ये आम आदमी पार्टी ही जानती है। हमारे नेताओं को किस तरह से जेल में डाला गया। लेकिन अंततः देखिए, ये देखकर बहुत खुशी है कि
अहंकार और तानाशाही कभी भी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और वही नेहा जी देखने को मिला कि जिस तरह से जनता ने वोट किया और उसे परिणामों में तब्दील किया। आप देखिए कि 400 पार का नारा आज धराशाही होता हुआ दिखाई दिया। तो ये जनता की जीत है, जनता ने चुनाव लड़ा और जनता ने आज दिखा दिया कि जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी है। तानाशाही हमारे संविधान में नहीं और ना ही ये देश बर्दाश्त करेगा। और आप देखिएगा कि सरकार भी इंडिया गठबंधन की ही बनने जा रही है नेहा जी। अभी जो परिणाम आने बाकी है आप उसमें देखिएगा किस तरह से इंडिया गठबंधन को जीत मिलती है। और आज हमारी मीटिंग के बाद आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। आप देखिए ना 2019-2014 बीजेपी जो अपने दम पर सरकार बनाने का दावा करती थी, आज अपने दम पर वो सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकती। उसको भी गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ मिलकर के सरकार बनानी है। आज एनडीए की सरकार बनेगी, हम उसे बीजेपी की सरकार नहीं कह सकते। तो ये जनता ने एक सबक सिखाने का काम किया है कि 10 साल में जो आपने काम नहीं किया उसके बदले किस तरह से जनता घरों से निकली और वोट किया। तो ये धूप का बहाना बना रहे थे, तो देखिए धूप का बहाना नहीं है। ये भी तो बता दिया कि देखिए बीजेपी पसंद है लेकिन आम आदमी पार्टी को मौका नहीं देंगे, ये भी तो दिखा दिया। पंजाब में तो आपकी सरकार है, तब जनता आपको मौका नहीं दे रही। में देखिए नेहा जी, लोकसभा चुनाव में पहले भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा लेकिन जनता ने सीटें बीजेपी को दी। पिछली बार भी हम देखें तो सातों की सातों सीट बीजेपी के खाते में डाली। लेकिन वही विधानसभा चुनाव में 3 बार से आम आदमी पार्टी को चुना। तो जनता चाहती है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ही नेतृत्व करे दिल्ली का और अरविंद केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री बने रहे। चाहे वो निगम का चुनाव हो उसमें भी आम आदमी पार्टी को जीत दी। लेकिन जब लोकसभा में नहीं चाहती जनता, बीजेपी को दिया है, वो भी हमारे सर माथे है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन को जो जीत दी है और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार किया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के जो धरातल पर मेहनत की, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, वो आज सामने आ रही है। तो बेहद खुशी हो रही है। एक एक कार्यकर्ता इसके लिए बधाई का पात्र है। आज इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो 231 सीटों पर फिलहाल नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए 295 पर नजर आ रहा है और जो बहुमत का आंकड़ा रखा गया है वो 272 है। टोटल सीट 543 है। ऐसे में जो एनडीए है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर रहा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो अकेले अपने दम पर 272 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। और अब ऐसे में जो संगठन और दल मिले हुए हैं वो आपस में अब आज इसको लेकर बैठक होने वाली है। क्या कुछ परिवर्तन नजर आएगा, क्या कुछ नई रणनीति बनेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आज होने वाली बैठक पे वक्त सभी की निगाहें हैं। और इस बीच एक बहुत अहम सवाल अमन जी मेरा आपसे है, क्योंकि जो स्थितियां थी और हमने 7 चरणों के चुनाव देखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए मेहनत कितने की उसमें कोई दो राय नहीं है, उस पर शक नहीं किया जा सकता, भले ही परिणाम कुछ भी हो। लेकिन हमने देखा कि 24 राज्यों में वो गए, हमने देखा कि 183 कुल कार्यक्रम उन्होंने किए, 162 चुनावी रैलियां की और 21 रोड शो किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले, जबकि राहुल गांधी ने इससे आधे भी रैलियां, इससे आधे भी कार्यक्रम नहीं किए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आखिर उन चुनाव प्रचार का इतना फायदा बीजेपी को क्यों नहीं मिल पाया? एक चीज और ऐड करिए नेहा जी, साधना जो करिए उसको अब भूल गए, उसका भी परिणाम तो मिलता ही है। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री की मेहनत में कभी भी कमी नहीं रही है, चाहे 2014 हो, चाहे 19 हो, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का है, चाहे लोकसभा का है, वो हमेशा ही तत्परता से एक्टिव नजर आते हैं। पर ये चीज ये है कि ये 10 सालों के एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो विपक्ष था वो अपने नैरेटिव सेट करने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, उन्होंने बोला कि हमारा गठबंधन इसलिए बना है कि हमारी आपस में तो बनती नहीं है, पर हम देश को लेके चिंतित हैं, हम क्योंकि देश को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन हमने बनाया। और मुझे लगता है कि वो जो एक नैरेटिव सेट करने की बात करी है, लोगों के मनों में वो चीज बसी है। दूसरा, आपने देखा कि पूरे देश की अगर हम बात करें तो महंगाई जोरों पर है, अनएम्प्लॉयमेंट जोरों पर है। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया, उन्होंने एक लोगों को विजन दिया, उन्होंने बोला कि हमने अगले 100 साल तक का जो है हमने सोच लिया है कि हमने क्या करना है,
5 ट्रिलियन की बात हो रही थी, उससे भी आगे ले जाने की बात हुई, देश को विश्व गुरु बनाने की बात हुई। 2047 तक का उन्होंने रोड मैप दे दिया, पर 2047 तक कौन जिंदा रहेगा? ना हम रहेंगे, ना आधे लोग उनमें से भी रहेंगे नहीं। तो ये चीज है कि 75 तो मोदी जी भी क्रॉस ही कर रहे हैं, तो अगर वो रहेंगे भी तो वो इतने एक्टिव रहेंगे कि अपनी बातें वो मनवा पाए, या भाजपा की सरकार रहेगी भी कि वो जो रोड मैप उन्होंने बनाया है उसको वो इम्प्लीमेंट भी कर पाए। और जहां इम्प्लीमेंट करने की बात आती है नेहा जी, वहां पे प्रॉब्लम ये होगी कि जो चोन मैनिफेस्टो 2014-2019 में लेके आए थे वो चीजें हुई नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, उसमें पूरे नहीं हुए हैं। हर नागरिक को पक्की छत दी जाएगी, हर घर में नल होगा, हर घर में जल होगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो किसान है उनकी आय जो है, वहां तक उन्होंने पहुंचने की कोशिश की। लेकिन नरेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना और जो लोकल कैंडिडेट है उसको दरकिनार करना, या वो इतना सक्रिय ना होना, या उसके क्षेत्र में उतना काम ना होना, क्या इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा क्या? क्योंकि हमने अक्सर देखा कि लोग कहते थे मोदी तुझसे बैर नहीं, और कैंडिडेट का नाम लेते थे कि उसकी खैर नहीं। तो क्या इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है क्या? देखिए, 10 साल काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने 10 साल काम किया है। 10 साल का काम उनका सराहनीय काम है। पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में उनकी सराहना की जा रही है जो उन्होंने काम किया है। बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जिससे देश के अंदर देश की सराहना की है, देश का नाम ऊंचा हुआ है। पूरी दुनिया में माना जा रहा है कि मोदी जी वाकई एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ काम किया हो, चाहे आंकड़ों पे बात करिए सर, आंकड़ों पे बात करिए ना। आंकड़े क्या है? देखिए, हवाई बातें नहीं होगी ना। नहीं, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली जो आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जितनी रैलियां, जितना काम किया, आपने कहा है कि जो हमारे कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट रहे हैं, लोकल कैंडिडेट चेंज होने के बाद भी आप देख सकते हैं दिल्ली में 7 सीटों में से 7 की 7 आज हमारे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपको लॉस हुआ है, कर्नाटक में आपको लॉस हुआ है, देखिए उसका हमें उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा। मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन से हम लोगों को नुकसान हुआ है। जो किसान आंदोलन किए गए थे, किसान आंदोलन में बहुत सारे किसान हमसे नाराज हुए जो कि हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को लॉस हुआ है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो हमने थोड़ा देर से फैसला लिया, किसान आंदोलन पे जो काम किया उससे हमें नुकसान हुआ है, उससे हमें आगे सोचकर काम करना पड़ेगा। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह से काम किया है देश के अंदर, आज भी सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर जो कमियां रह गई हैं इस बीच में उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और आगे उम्मीद है कि हमारी सरकार अच्छे से काम करेगी, जो कमियां रही हैं उनको दूर किया जाएगा और बहुत मजबूती के साथ आज भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। स्नेहा शेषवर्धन पांडे जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या वो मुद्दे जो जनता के साथ सरोकार रखते हैं, उन मुद्दों को क्या लगा आपको कि ठीक तरह से जनता तक आप पहुंचा पाए, या फिर लगता कि नहीं कुछ और रैलियां, कुछ और जनसभाएं, कुछ और रोड शो कर लेते तो शायद परिणाम कुछ और अलग होते? लगता है ऐसा? नहीं, देखिए, इसमें ये बात कहना ही अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि जो पार्टी तमाम झंझावतों को झेलते हुए राजनीति में इस कदर आज रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पे ये सोचने वाली बात है कि हमने कितनी परेशानियां, दुश्वारियां झेली हैं इस चुनाव में, वो सबको मालूम है। और किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके, किस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके, किस तरीके से हमारे बैंक खातों को फ्रीज करके, किस तरीके से हमारे नेताओं को जेल में डालकर इस सरकार ने, वर्तमान जो सरकार थी, उसने पूरी तरीके से किस तरीके हमें दबाने का काम किया, और उसके बावजूद हम लोग इतने तेजी से निखर के आए, तो उसमें जनता का साथ है, सीधे सीधे मैं कहना चाहूंगा। और जनता ने भी उन मुद्दों को चुना है। जनता तो खुद परेशान होगी, ऐसे परिणाम देख के जनता परेशान होगी। आप देख लीजिए, फैजाबाद का उदाहरण है, अयोध्या का उदाहरण है। अयोध्या में विकास के नाम पे आप पूरे देश में जो राम मंदिर के नाम पे आप वोट मांग रहे थे, वहीं पे आपके प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे तक पीछे चल रहे थे अपने संसदीय क्षेत्र से। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो जो राम जी के किरदार में थे अरुण गोविल, वो भी पीछे चल रहे थे, अभी कुछ मार्जिन से आगे हुए हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जिन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे थे, उन मुद्दों के जो नायक थे वही पीछे हो गए हैं, और जनता ने मैसेज देने का काम किया है। और जनता मैसेज और मजबूती से दे सकती थी जब हमें परेशान नहीं किया जाता और नैतिकता के साथ ये लोग चुनाव लड़ते। चलिए, ये जो बैठक बुलाई गई है, इसमें क्या रणनीति बनेगी, किस तरह की बातचीत हो सकती है इस बैठक में?
देखिए, पूरी तरीके से मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार तो हम लोग की बनने जा रही है और निश्चित तौर पर 7 तक परिणाम कुछ और रहेंगे। तमाम मैं अभी आपसे डिबेट करते करते हम लोग चूंकि मार्जिन चेक कर रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं, तो वो मार्जिन चेक करते हुए हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आखिर किस स्तर पे ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो अभी चूंकि 24 राउंड कहीं चलता है, 24 राउंड तक के मतगणना होते हैं, तो उनमें अभी परिणाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं प्लस कहीं माइनस हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से हमारी सरकार बनने जाएगी। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बताइए थोड़ा सा आंकड़ा बताइए। अभी तमाम दलों से बातें हो रही हैं और आगे भी होंगी। सर 231 सीटें हैं अभी, तो चलिए रुझान है, हम कहते हैं यही अगर नतीजों में तब्दील भी हो जाती है तो इसके साथ साथ अब कौन सा किसको लेके आइएगा कि 272 का आंकड़ा छू पाए? वो मीटिंग के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगी। कैसे वो जादुई आंकड़ा छुएगा? थोड़ा अंदाजा तो दीजिए, कैसे आप सरकार बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कमजोर साथी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से दबाए गए और उन्हें टिकट देने में उनको कमी की गई या उनके साथ ज्यादती करके टिकट दी गई है, वो तमाम दल हमारे संपर्क में। अच्छा, ये बताइए, बार बार ये आरोप लग रहे थे, आप तो कह रहे हैं देखिए अब हमारी सरकार बनने जा रही है, और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी कि बिना दूल्हे की बारात है। यहाँ पे तो यही नहीं तय हो रहा है कि दूल्हा कौन है, तय हो जाएगा अब? दूल्हा तो बहुत पहले से तय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखना नहीं चाहती है। और यहाँ दूल्हे की बात नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे है कि भारतीय जनता पार्टी इस भोज में कहीं से भी अलाउ नहीं होगी आने के लिए। किस तरह का नेगोशिएशन करेंगे इस बैठक में? तमाम दल हैं, तमाम दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, कैसे दबा पाएंगे? किसी तरीके की कोई निगोशिएशन नहीं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से तो जब सीट बंटवारे में आपको तमाम दल दबाकर चले गए सीटों को लेकर, तमाम लोग, आंकड़ा भी बहुत अलग है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसी तरह का नेगोशिएशन नहीं होगा, सिर्फ अपनी ही चलेगी, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तमाम बड़े बड़े दल हैं, शरद पवार से लेकर और दल हैं जिनसे आपको थोड़ी बार्गेनिंग तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर। मैं फिर से आपको चुनाव के स्टार्टिंग में ले जाता हूं, जहां गठबंधन बनी थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस सबसे बड़े दल होने के नाते सबसे बड़ी त्याग करेगी, और उसने दिखाया भी और उसे किया भी, और अब भी हम लोग तैयार हैं। नरेंद्र जी, आपके छोटे दल सारे जा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पाले में आ जाएंगे और फिर हम सरकार बनाएंगे। देखिए, कहना कुछ भी कह सकते हैं, जो कहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कहें। जो पार्टी आज तक दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी, पंजाब में दोनों आमने सामने लड़ रही, एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है। कोई भी पार्टी कांग्रेस के साथ, जो उसके सहयोगी दल हैं, वो उनके साथ मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सब जगह अलग अलग, सब जगह अलग अलग। शिवसेना आपसे अलग चले गई थी, अकाली दल आपसे अलग देखिए, चले गए थे, शिवसेना आज भी हमारे साथ है, एक नाथ शिंदे की थी। शिवसेना आज भी हमारे साथ है। जो पार्टियां हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ी हैं, वो आज भी हमारे साथ है। पूरे देश के अंदर कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक जगह मिली और दूसरी जगह। बताइए ना, आंकड़ों में उस स्थिति क्या है उस शिवसेना की? जो अजीत पवार गुट है उसकी भी बात कर लें। देखिए, अजीत पवार गुट बिल्कुल हमारे साथ नहीं है। अजीत पवार नहीं, वो तो हमारे साथ है। शरद पवार जी हमारे साथ नहीं है। अजीत पवार जी, एक नाथ शिंदे जी, ये जो पार्टी है वो सब हमारी सहयोगी पार्टियां सब हमारे साथ हैं, कोई भी हमारे से अलग नहीं है। और आज भी एनडीए गठबंधन मिलकर चुनाव जो लड़ा है, एक भी हमारी टीम का सदस्य कहीं भी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। और 295 पर हम लोग चल रहे हैं, तो हमारी सरकार अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त अपडेट दे दें, 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि 37 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश से ये खबर है, जहां पर एनडीए जो प्रत्याशी है वो 37 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख वोटों से अब आगे चल रहे हैं। इससे पहले पीछे भी चल रहे थे, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप जब चीजें आगे बढ़ती है, मतगणना आगे बढ़ती है, तो जो नतीजे निकल के सामने आते हैं। कैराना से जो प्रत्याशी, चंदौली से भी बात कर लेते हैं, सपा के वीरेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं चंदौली से। वहीं मैनपुरी से डिम्पल यादव, तो कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। बाराबंकी से तनुज पुनिया कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जबकि बता दें आपको कि जिस तरह से सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही है, और शुरुआत से ही वक्त हम देख रहे हैं कि मेनका गांधी पीछे चल रही है। बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, और साथ ही साथ आपको हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि कहां से कौन और पीछे चल रहा है। आजमगढ़ में बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ पीछे नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ में सपा से धर्मेंद्र यादव आगे नजर आ रहे हैं,
तमाम सीटों के रुझान अब नतीजों में धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं और ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि यूपी में इंडिया गठबंधन ने एक शानदार प्रदर्शन किया है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ साथ नरेंद्र पाल जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख वोटों से आगे हैं और वो भी वहां जहां से वो प्रत्याशी हैं, जहां से उन्होंने काम किया, जहां से वो खड़े हुए, जहां की जनता के लिए उन्होंने हमेशा ये कहा कि यहाँ का जितना भी विकास का काम होगा वो मेरे सर है, तमाम काम भी किए। लेकिन क्योटो आपको बनाने लगता की है बात कर रहे थे वाराणसी को हाँ। कि क्योटो बना देंगे और विकास के तर्ज पर उन्होंने किया भी वो काम, लेकिन उसके बावजूद महज 1 लाख वोट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के नेता हैं, अकेले वाराणसी के नेता नहीं है। अकेले वाराणसी में ही उन्होंने समय नहीं दिया है, उन्होंने तो पूरे इससे देश ज्यादा में वोटों समय से तो दिया है, राहुल पूरे गांधी देश में तकरीबन जाकर 1.5 लाख उन्होंने काम वोटों से किया जीत रहे है, हैं। पूरे देश में राहुल जाकर गांधी उन्होंने- 1.5 लाख जी। वोटों से जीत रहे हैं नहीं, बिल्कुल रायबरेली। ठीक है, पूरे देश में उन्होंने काम किया है प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इतनी सभाएं की हैं, राहुल गांधी जी ने तो उनसे आधी भी सभाएं नहीं की नहीं, वोटों जितनी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर, ने सभाएं ना जितनी की हो, मीटिंग लेकिन की है, देखिए, जितनी परिणाम तो देखिए सर, नहीं, परिणामों का असर है। परिणाम भी आप कह सकते हैं। पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज भी पूरे देश में सबसे ज्यादा सीट का हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन लेके आ रहा है। तो कहीं भी आज तक भी एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए आज भी मजबूत सबसे बड़ा दल है और एनडीए आज भी अपनी सरकार बनाने के लिए सक्षम है, कोई तकलीफ फिर नहीं है ऐसा उसमें। क्यों हुआ नरेंद्र पाल जी कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले साल 5 लाख वोटों से आगे चल रहे थे, आज जनता ने उन्हें इतना नीचे लाके खड़ा कर दिया, जबकि वो तो आप तमाम जगह कहते रहते हैं, मंचों से, सभाओं से आपने इस बात को स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री मोदी आपके सबसे देखिए, लोकप्रिय नेता हैं, अभी तो- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नेता हैं। तब अभी रिजल्ट आने दीजिए, पूरा हालातों रिजल्ट में- आएगा तो आपके सामने आ जाएगा कितने वोटों से वो जीतेंगे। तो इसका आपको लगता है ये मार्जिन जो और बढ़ेगा रुझान अभी। है इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं, हो सकता है? परिवर्तन होगा, बढ़ेगा अभी उनका वोटों, उनका जो संख्या है वोटों की बढ़ेगी और आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय किसी एक क्षेत्र के नेता नहीं होते। उन्होंने पूरे देश में नहीं, चाहे ये भी कहा जा रहा था हर ना कि जगह देखिए, उन्होंने अगर वो- घूमकर काम किया है। वो वाराणसी से तो चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, लेकिन बिल्कुल पूरे- लड़ रहे हैं। पूरे पूर्वांचल पर उसका असर पड़ेगा। वाराणसी बिल्कुल वो जीत रहे गोरखपुर हैं। से जो उनका गृह क्षेत्र है योगी आदित्यनाथ का, और पूर्वांचल में, पूरे पूर्वांचल में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहीं से आते हैं और प्रधानमंत्री भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में पूरे पूर्वांचल में इसका असर पड़ेगा ये कहा जाए। लेकिन अपने ही सीट पर अगर तकरीबन 1 लाख वोटों से प्रधानमंत्री आगे चल रहे हैं, तो क्या बाकी सीटों पर असर पड़ेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं? नहीं, नरेंद्र देखिए, जी? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि गर्मी, इतनी गर्मी के नहीं, बावजूद देखिए, हमारे गर्मी पे वोट ठीक बहुत मत कम बोलिए, पड़े हैं। बाकी पार्टियों को भी बहुत तो वोट वोट पड़े। अमन जी, देखिए, हंस रही हैं आपकी बातों पर। सभी जगह वोट परसेंटेज कम हुई है और वोट कम पड़े हैं, तो नरेंद्र बहुत पाल जी, तो वही हाल हो गया कि ये ईवीएम और तमाम चीजों नहीं, पर ईवीएम की बात चुनाव नहीं कर रहे। आयोग पर ईवीएम तीखा तो आज बोल कोई रहा है, सवाल ही नहीं रह गया आपने गर्मी है। पर जो तीखा ईवीएम बोल पर आरोप दिया। लगाते थे, आज तो उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सबके तो सामने आपने आ तो गया आप- तो आप है। अपने अभी आप तक को सारे justify आरोप कैसे लगाए जाते करेंगे थे, सर? अभी ये तक तो- सारे आरोप लगाए ये तो जाते एक थे। बहुत बड़ा सवाल उठ गया ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर कि आखिर कहाँ किस तरह की चूक रह गई। आप लगातार कहते थे कि जुराम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, लेकिन हिंदी भाषी बेल्ट की ही अगर बात कर ले तो राजस्थान हरियाणा की क्या हालत हो रखी है सर? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा, किसानों की जो समस्याओं पर हम लोग पूरा उनको समझ नहीं कर पाए। किसान पंजाब में हम लोगों को नुकसान हुआ, हरियाणा में हुआ और उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ नहीं हुआ ये बताइए ना। नहीं हुआ, नहीं है। उत्तराखंड में हम पूरी सीट लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड में हम सीटें कितनी हैं, हिमाचल सर? में पूरी 5 सीट लेके सीटें आ रहे हैं, उत्तराखंड में, दिल्ली 4 में पूरी सीटें सीट लेके आ हिमाचल रहे में, हैं। दिल्ली में नहीं, 7 सीटें हैं। नहीं, 7 जहाँ सीटें भी में मायने रखती हैं। पूरा 48 प्रदेश जो भी नहीं, है, मुझे सारी बताइए सीटें ना, लेकर आ मुझे रहे हैं। तो बताइए, एक ऐसा सेकंड। नहीं है कि हम जीत कर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी सीटें जीत कर आ रहे हैं। 42 अगर आज भारतीय जनता पार्टी 241 सीटों पर है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, तो सीट जीतने के बाद ही महाराष्ट्र आएगा की बात करिए ना सर, जी। पश्चिम बंगाल की बात करिए ना सर, राजस्थान की बात बिहार की बात करिए, जहाँ पे ज्यादा सीटें वहाँ की देखिए, बात बिहार करिए, में भी कर्नाटक सबसे की ज्यादा बात हम लोग, करिए ना। बिहार में भी हम सबसे ज्यादा हैं आज भी। हाँ। बिहार में भी सबसे ज्यादा सीट हमारी है, उड़ीसा में भी सबसे ज्यादा सीट हमारे पास है। आज अगर हम जेडीयू के बलबूते बोल रहे हैं क्या? नहीं, किसी के बोते नहीं बोल रहे, आज भी सबसे काफी सीटें हमारी आज भी कोई भरोसा वहां पर नहीं भी हैं। है, नेहा। अब वो नीतीश कुमार वो कभी तो भी बात पलटी की मार चीज सकते है। हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी क्या करेंगे वो बात की चीज है। आज तो हमारे नहीं, साथ बात है, की हमारे साथ चीज मिलकर कैसे चुनाव है? लड़े। अगर नेहा जी आज इंडिया हमारे साथ वालों ने मिलकर बोल दिया चुनाव कि लड़े। आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वो उधर भी चले उधर भी जा जाएंगे। सकते कोशिश हैं। जारी है। वो बात तो की उनको चीज PM है, बनना लेकिन है। आज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ मिलकर जो काम किया है, दोनों की सीटें काफी मजबूत स्थिति में आज भी बिहार के अंदर हैं। चाहे वो चिराग पासवान जी की हो, चाहे वो नीतीश जी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, तीनों की सीटें मिलाकर आज भी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा हैं सीटें। अच्छा, ये बताइए,
वो राम मंदिर का जो जिक्र लगातार किया जा रहा था कि पहले आप कह रहे थे 2014 में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, चलिए आ भी गए रामलला के, जल्दी आ गए क्या 2024 के चुनाव में, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, और रामलला का मंदिर, क्या रामलला पे अग्निवीर का मुद्दा भारी पड़ गया क्या? देखिए अग्निवीर, बिल्कुल अग्निवीर के भी मुद्दा आया है, किसानों का भी मुद्दा आया है, रामलला का भी मुद्दा आया है। रामलला का मंदिर जो 50 साल से लड़ाई चली आ रही थी, उसका कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। आज कहते थे लोग के भारतीय जनता पार्टी वाले कब मंदिर बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, और चलिए लेकिन वो मंदिर अपनी जगह बना और बन गया। 5:30 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे राहुल गांधी, शाम को मीडिया से बातचीत करेंगे राहुल गांधी, 5:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे और मीडिया से बात करेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बातचीत करेंगे। दरअसल वक्ता जिस तरह से स्थितियां देख रहे हैं हम लोग, जीत से गदगद है। देखिए उम्मीद तो इंडिया गठबंधन ने भी इतनी नहीं की थी जितनी उम्मीदें के अनुरूप उन्हें मिल रहा है। ये जो नतीजे आ रखे हैं, जो रुझान आ रखे हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं एपीएन के। राजीव जी, महाराष्ट्र में सर किस तरह की स्थिति बनी हुई है और फिलहाल क्या रुझान बता रहे हैं, और क्योंकि यही रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होंगे, क्या स्थिति है सर? स्पष्ट तौर पर है, साफ है कि महाराष्ट्र में जो नतीजे हैं वो बीजेपी के हक में नहीं। यानी जिस तरीके से एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र में जो उम्मीद की थी कि 48 में से 40 सीटों पर वो काबिज होंगे, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि बार बार जिस तरीके से जो सीटें अगर रुझान देखें तो बीजेपी को लगभग 13 सीट मिल रही है, वहीं शिवसेना शिंदे गुट को महज 5 सीटों पर सिमट कर रह गई है और अजित पवार 1 सीट पर। वहीं जो विरोधी पक्ष में अगर देखा जाए तो कांग्रेस, एनसीपी और बाकी जो अलायंस है वो तकरीबन 28 सीटों तक बढ़त ले चुकी हैं, यानी 28 सीटों पर वो हैं। तो ये स्पष्ट साफ है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी का जो आकलन था वो आकलन पूरी तरह से गलत साबित हुआ। अब यही है होगा कि महाराष्ट्र में एक तरह से डिसाइडर फैक्टर भी होगा, क्योंकि अभी शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने स्पष्ट किया कि वो सीताराम येचुरी से फोन पर बात कर चुके हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के संपर्क में भी हैं। यानी अगर देखा जाए कि एनडीए को सत्ता में पहुंचाने के लिए शरद पवार एक डिसाइडेड फैक्टर होंगे। वो जोड़ तोड़ की राजनीति में शरद पवार बहुत माहिर माने जाते हैं और हो सकता है कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को साथ लेकर वो एनडीए में पूरी तरह से साथ दिया। हालांकि इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी अभी पीछे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के भरपूर साथ में होंगी। तो यही एक डिसाइडर फैक्टर शरद पवार की तरफ से होगा कि इंडिया गठबंधन के लिए वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि शरद पवार जिस तरीके के राजनीति में माने जाते हैं वो माहिर आदमी कहे जा सकते हैं और इस जोड़ तोड़ की राजनीति में शरद पवार का साथ होना इंडिया गठबंधन के लिए एक अहम बात हो सकती है। और शरद पवार कुछ न कुछ जरूर अलग तरह के एक नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि बीच का रास्ता निकालकर और लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। जैसे अभी एनसीपी के 2 फाड़ होने के बावजूद भी शरद पवार कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटे और पूरी तरह से लगभग 83 साल की उम्र में भी वो चुनाव मैदान में रहे, बार बार लोगों से अपील करते रहे। हालांकि ये तय था कि जिस तरीके से सुप्रिया सुले जो बाराबंकी की सीट है वो जीत सकती हैं, बराबर जीतती रही हैं और इस बार भी अजित पवार की पत्नी वहां से खड़ी थी, लेकिन फिर भी सुप्रिया के प्रचार के लिए शरद पवार भी आते रहे, बाकी और भी लोग, क्योंकि शरद पवार हालांकि वो बारामती का होम टाउन है, फिर भी वो लोग हैं। अब दूसरी बात है कि जो सोलापुर का सीट है, जो सोलापुर के सीट में जो यहाँ प्रणीति शिंदे हैं, जो प्रणीति शिंदे है जो पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं, उनके प्रचार के दौरान सुषमा शिंदे की बेटी हैं प्रणीति, और उनके प्रचार के दौरान शरद पवार गए, बाकी और भी नेता गए थे। प्रणीति ने अपने स्टेज से कहा कि मैं अभिभूत हूं कि इतने बड़े लोग हमारे प्रचार के लिए आए और निश्चित तौर पर ये जनता का प्यार है और लोगों का आशीर्वाद है जिससे मैं ये आगे बढ़ पाऊंगी। और निश्चित तौर पर आज देखा जाए कि प्रणीति शिंदे जो सुशील कुमार के शिंदे का वो सीट था उसे काबिज करते हुए आगे बढ़ रही हैं और जीत की तरफ वो आगे बढ़ रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति एक अपने आप में अलग भूमिका निभाएगी और पूरा इंडिया गठबंधन को जोड़ने में एक अपनी खास महत्वपूर्ण योगदान भी देगी।
राजीव जी हाँ। जी, यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल उठता है। लगातार इस बात को कहा जाता है कि जब राजनीति की बात होती है तो महाराष्ट्र की जो भूमिका रहती है वो उसमें सबसे अव्वल दर्जे की रहती है। लेकिन जब से ये जो दो गठबंधन बन गए, दो फाड़ हो गए, एनसीपी दो गुटों में बट गई, बात अगर अजीत पवार गुट की और शिंदे गुट की करे, वो भी शिवसेना भी दो गुटों में बट गई। क्या इन दो गुटों में बट जाने की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुहाने पर खड़ा होना पड़ रहा है कि आज यही तय नहीं हो पा रहा है कि महाराष्ट्र में किस वजह से उसे इतनी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुद्दे भी काफी रहे जिन पर जनता ने खुद आगे आकर वोट किया होगा। तो जिस तरीके से आप कह रही हैं कि दो फाड़ों में बंटना दोनों गुटों का, शिवसेना का और एनसीपी का, वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह रहा क्या? जी नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि दोनों गुटों में बंटना, शिवसेना का दो भागों में बंट जाना और एनसीपी का दो भागों में बंट जाना बीजेपी के लिए नुकसान दे रहा। हालांकि ये जरूर है कि इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी का नुकसान इस तरह से हुआ कि जिन्होंने, हालांकि उन पार्टियों के अलग अलग होने के बाद जो कैंडिडेट्स आए, खास करके जो नए पार्टियों के कैंडिडेट आए, उन कैंडिडेटों की छवि थी, उन उम्मीदवारों की जो छवि थी, वो बीजेपी के पूरे अगर देखा जाए टेम्परामेंट या पूरे जो आकलन देखा जाए उससे कहीं वो मेल नहीं खाता है। जैसे अब आप देखिए कि मुंबई में जो यामिनी जादव हैं, यामिनी जादव वो शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार थी। यामिनी जादव पर कई तरह के मामले पहले से चल रहे हैं और वो खास करके जो ईडी और सीबीआई के जो अलग अलग है वो मामले चल रहे हैं, और वो उनका उम्मीदवार होना बीजेपी के लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि मैसेज यही गया कि जिन लोगों के खिलाफ बीजेपी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने मुहिम खोली है और वही लोग यहाँ उम्मीदवार बन के आए हैं। दूसरा, अब देखिए यहाँ जो मुंबई के दूसरे हिस्सों में भी बात है तो वही हालात वही थे। अजित पवार का साथ आना बीजेपी के लिए नुकसान दे रहा, क्योंकि बीजेपी ने अजित पवार को लेकर और अजित पवार के गुट को लेकर कई बार आलोचनाएं की हैं, विधानसभा में भी और केंद्र में भी आलोचनाएं की हैं, प्रधानमंत्री के जरिए भी आलोचना की गई है। अब बात यह है कि आखिर इन दोनों गुटों को लेने की मजबूरी क्या थी? बीजेपी किसी तरह से महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज होना चाहती थी, और यही बात थी कि जब शिवसेना का टूट हुआ तो शिवसेना को लेकर आ गई। हालांकि सरकार पूरी तरह से आश्वस्त थी, सरकार बहुमत में थी, लेकिन जिस तरीके से जो लोग टूट कर आए थे उसके सुप्रीम कोर्ट में केस के बाद उन्हें लगा था कि सरकार अल्पमत से चल जाएगी, और अजित पवार के टूट कर आना उन्हें भी शामिल किया, क्योंकि उनको लगता था कि मराठवाड़ा इलाकों में जो महाराष्ट्र के एनसीपी की पकड़ है वो ज्यादा मजबूत है। बड़े किसान हैं, बड़े उद्योगपति हैं जो कि मराठवाड़ा इलाके के हैं, वो एनसीपी के पक्षधर हैं। लिहाजा एनसीपी की पकड़ मजबूत होने के चलते अजित पवार अगर हमारे साथ आते हैं, क्योंकि एनसीपी में अजित पवार की पकड़ मानी जाती थी, जितने युवा नेता हैं अजित पवार के पक्ष में थे, क्योंकि शरद पवार जब पार्टी छोड़ने की बात करते थे, रिटायरमेंट की बात की थी, उस वक्त आपने वो मंजर याद होगा कि जब पूरा एनसीपी लोग रोने लगे थे और बार बार शरद पवार से कहते थे कि नहीं, आप ही अध्यक्ष रहेंगे और आप ही के दिशा निर्देश में पार्टी चलेगी। अब इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की थी बीजेपी ने कि अजित पवार को यहाँ लेकर आए। हालांकि अजित पवार को लेकर आना उनके लिए दुखदायी साबित हुआ, और नतीजा यही हुआ कि लोकसभा चुनाव में अभी जिस तरीके से जो नतीजे आ रहे हैं वो लोगों ने उन्हें किनारे करना शुरू किया, यानी बीजेपी के पक्ष में उस तरह की बातें सामने नहीं आई। अगर मुंबई की ही बात करें, मुंबई की लगभग 6 सीटों में से 3 सीटें जो है वो शिवसेना उद्धव गुट को गई है, 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी की तरफ झुकती नजर आ रही है, जिसमें उज्जवल निकम, एडवोकेट उज्जवल निकम का है और दूसरा पीयूष गोयल का है। ये 2 सीटें महज आती हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से स्पष्ट आ गया था कि जितनी सीटें हैं मुंबई की, खास करके मुंबई की जो सीटें हैं वो बीजेपी और उसके सहयोगी दल के साथ होगा, लेकिन वो नतीजा नहीं आया। कारण यही रहा कि जो कैंडिडेट थे या जो उम्मीदवार थे उस उम्मीदवारों पर लोगों ने अपना विश्वास नहीं जताया। ये केवल मुंबई ही नहीं, कई इलाकों में यही हालात रहे, और इन इलाकों के हालात को देखते हुए स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी को लेकर जिस तरीके से बातें हुई थी, बीजेपी जिस तरह से बातें कह रही थी, उन बातों पर खरे नहीं उतर पाई, और यही कारण रहा कि इस तरह के हालात हैं। ठीक है नरेंद्र जी, जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, देखिए 2014 और 2019 का समीकरण अलग था। इस बार जो पार्टियां हैं गठबंधन के साथ चुनाव, और ये यूपीए नहीं है,
ये एक अलग गठबंधन बना जो इंडिया गठबंधन के नाम से जिसको आगे बढ़ाया गया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जहां तक मैं देख पा रही हूँ 19 रैलियां की है महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बावजूद इसके उतना असर उसका नहीं दिखाई दिया। और जिसका जिक्र अभी राजीव जी कर रहे थे कि अजीत पवार को लेना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबोने का काम किया है। एक वक्त पर क्या जनता भूल जाएगी? चक्की पीसिंग की बात किया करते थे आप लोग, और उसी चक्की पीसिंग करने वालों को आप अपनी पार्टी में बुला लेते हैं, अपने साथ बुला लेते हैं। जनता क्या भूल सकती है? अभी जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये कि 28 सीटों पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। ये क्या है सर? ये तो दंड दे दिया आपको लगता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की लोकल इकाई से बात की, जो भी हमारे लोकल वहाँ की भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उन्हीं के साथ बात करने के बाद ही कोई फैसला किया गया। अकेले प्रधानमंत्री का फैसला नहीं होता इसमें। और महाराष्ट्र में जिस तरह से वाकई हम लोगों को नुकसान हुआ है, तो उसमें वहाँ की लोकल भारतीय जनता पार्टी जो हमारे वहाँ के हैं उन लोगों ने जैसे जो प्लानिंग की है उसके तहत ही ये सारे काम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जिस तरह से काम किया है, कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा कि किसान आंदोलन से हम लोगों को नुकसान हुआ है। कुछ 2-3 साल पहले जो कोविड में बहुत सारे उद्योग बंद हुए, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, रोजगार छिने, उससे भी हमारे जनता के मैसेज गया है। हालांकि इतनी बड़ी बीमारी को हमारी देश की जनता ने झेला है, इतनी बड़ी बीमारी के साथ से हम लोग निकल कर आए हैं, लेकिन हमारे जो रोजगार छिने हैं, जो हमारे उद्योग बंद हुए, उससे हम लोगों को नुकसान हुआ। पास कुछ अपडेट है राजीव जी? देखिए, बात जिस तरीके से रोजगार छीने जाने की बात कह रहे हैं, हालांकि सरकार की तरफ से कई बार ये कहा गया है कि वो नए रोजगार उत्पन्न किए हैं। हाँ। रोजगार छीनने की बात अब कहां से आ रही है? उन्होंने कहा है कि बार कई रोजगार उत्पन्न किए हैं, नए लोगों को, इतने लाखों लोगों को रोजगार दिए गए हैं। कोविड की बात जो कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से कही गई है, कोविड में उन्होंने अपने आप को कहा कि मजबूती से हम खड़े हैं, लोगों के साथ हम काम किए हैं। तो ये बात वो नहीं है। ये बात साफ है कि जनादेश अलग तरीके से था, जनादेश जो बातें हो रही है, जो विकास की बातें कही जा रही है, स्वतः से वो विकास की बातें नहीं दिख रही है। हालांकि कुछ मंत्रालय जो थे, जो कि जिन मंत्रालयों में स्पष्ट तौर पर दिख रहा था कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में मंत्रालय, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव का प्रचार अभियान हमारा गांव-गांव तक पहुंचा। अनेक सभाओं के माध्यम से मुझे भी आपके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी, आप सबके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में आज हमको ये सफलता मिली है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भी हमारे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत ऐतिहासिक जीत हमको यहां मिली है। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को, जिन्होंने लगातार गति देने का काम किया और बहुत सामने न आकर लगातार योजनाओं को अंजाम देने का काम किया, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता और पूरे चुनाव प्रबंधन में जिन्होंने हर एक कार्यकर्ता की चिंता करी, ऐसे आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, और आज जिनको भारी बहुमत से टिहरी लोकसभा क्षेत्र की जनता, जो लगातार कई बार उनको यहां से सांसद बनाकर दिल्ली भेजती रही, आज के दिन बस अब जीतने ही वाली हैं, जीत चुकी हैं वैसे तो।
तो आप सीएम धामी को सुन रहे थे और जाहिर तौर पे क्योंकि 5 सीटें सीएम धामी ने जिताने का वायदा किया था और उत्तराखंड की 5 सीटें पर जीत का परचम लहराती हुई भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो ये एक बड़ी खबर है। राजीव जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ। सर, अभी तक अगर हम देखें तो क्या आपको अभी तक कुछ कमियां लगी कि आखिर बीजेपी और एनडीए गठबंधन जो है वो इतना पिछड़ता हुआ नजर क्यों आया? क्या इसका ये इफेक्ट रहा कि जिस तरह से चुनी हुई सरकार या फिर जो सरकार बनी हुई थी उसको तोड़कर जिस तरह से विपक्ष एक नैरेटिव सेट करता रहा कि देखिए असंवैधानिक तरीके से आपने सरकार बनाई और इसको हम जनता के बीच लेके जाएंगे, तो वो जनता के बीच गया क्या वो संदेश? ये भी एक इफेक्ट रहा क्या यहाँ पर? नेहा, जिस तरीके से जो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन जिस तरीके से रहा, जो एनडीए गठबंधन ने नैरेटिव तय किया था कि इस बार 400 सीटों से पार होगी, कई ऐसे बदलाव होंगे जिन बदलावों को लेकर लोग अचंभित रहेंगे, उन बदलावों को लेकर बात कही गई थी। लेकिन ये बात साफ है कि जनता उस तरह के कई ऐसे चीजों को लेकर ज्यादा अपना जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिखाती। जनता को जरूर है कि उसकी जरूरतें पूरी हो, उसकी चीजें जो है वो चीजें जरूरी हो। अगर मान लीजिए संविधान का बदलाव होता है तो संविधान के बदलाव से आम जनता किस तरह से प्रभावित होती है वो जनता बराबर देखनी चाहिए। यानी साफ है कि जैसे रोटी कपड़ा मकान की जो बातें जनता के समक्ष है वो आज भी बनी हुई है। कहा यह जा रहा है कि विश्व में हम तीसरे स्थान पर हो गए, विश्व भर में हम दूसरे स्थान पर हो गए, लेकिन जनता का उससे सरोकार शायद नजर नहीं आता है, क्योंकि जनता ये बार बार चाहती है कि आखिर उसके जेब में कितना पैसा आता है और किस तरह से उसका जीवन गुजर बसर होता है, उसकी रोजी रोटी कैसे चलती है, उसका जीवन स्तर कैसे चलता है। हम विश्व में किस स्थान पर पहुंच गए, विश्व की राजनीति में किस स्थान पर है, ये जनता नहीं देखना चाहती। अगर मान लीजिए छोटे छोटे एग्जाम्पल बताते, छोटे छोटे उदाहरण बताता हूँ। दमन दीव बहुत छोटा सा जगह है, केवल 2 कैंडिडेट्स होते हैं जो दमन दीव में, और उस दमन दीव में 3 बार बीजेपी के शासन रह चुका है, लेकिन इस बार वहां निर्दलीय सांसद के तौर पर वहां चुनाव हुआ है। अब ये बात साफ है कि ना ही उन्होंने बीजेपी को वोट किया, ना ही उन्होंने बीजेपी में विश्वास जताया और ना ही कांग्रेस में विश्वास जताया। और स्पष्ट तौर पर है कि वहां के जो लोकल मुद्दे थे उस लोकल मुद्दे से लोग ज्यादा प्रभावित थे। रोजगार उन्मुख हो या बाकी और भी मुद्दे हैं जो विकास के मुद्दे थे, वहां वो लोग प्रभावित थे। हालांकि जिस तरीके से दमन का एडमिनिस्ट्रेटर तौर पर कहा जाता है, बीजेपी की तरफ से बीजेपी के जो नेता थे वहां एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन उनकी बातों को लेकर वहां लोगों में नाराजगी थी। लिहाजा यही था कि निर्दलीय उम्मीदवार वहां चुनाव जीता। वही हालात है कि अगर गोवा की बात करें, 2 सीट है, 2 सीटों में एक सीट बीजेपी के हिस्से आ रही है और दूसरा कांग्रेस की तरफ आ रही है, जबकि शासन वहां है बीजेपी की तरफ से है, बीजेपी का वहां सत्ता है प्रदेश में। वहां कहा यह जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में वहां ज्यादा विकास होगा। लेकिन जिस तरीके से दक्षिण गोवा में है, लोगों का जो मत था वो दक्षिण गोवा के लोगों ने कांग्रेस की तरफ दिया, उत्तर गोवा में जरूर बीजेपी की तरफ आया। और वही देखा जाए कि अभी जो नए जीते हुए स्टेट हैं, यानी नए जीते हुए राज्य जिसमें नए बीजेपी की सत्ता आई है, खास करके छत्तीसगढ़ में बात करें, मध्य प्रदेश में बात करें, तो यहाँ बहुलता जो देखी जा रही है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स वहां जीते हैं। वही हालांकि राजस्थान में कुछ उलटफेर संभव जरूर नजर आ रहा है। गुजरात में बीजेपी की हक में लोग में ज्यादा है। अब ये बात ये है कि आखिर लोगों ने कैसे कैसे किस तरीके से प्रचार किया, किस तरीके से अपना रुझान दिखाया। स्पष्ट तौर पर है कि लोगों के सामने नौकरी पेशा जो उनके रोजगार उन्मुख जो समस्याएं हैं वो ज्यादा है, और वही समस्याएं एनडीए के हक में नहीं गई। एनडीए बार बार ये जरूर कहती रही है कि नौकरी की इतने अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, विकास के इस तरह से बातें की जा रही है, हम अलग अलग जो नए रेगुलेशन है वो उस तरह से लेकर आ रहे हैं, खास करके विश्व स्तर पर जो भारत का मानचित्र यानी भारत की जो छवि है वो इस तरह से बलवती हुई है। लेकिन लोगों का मानना यही रह गया, क्योंकि चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे और नतीजे जो रुझान आ रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि लोग पहले चाहते थे कि पहले उनकी समस्याएं दूर हो जाए, कम से कम के उनके जीवन का स्तर है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि लोगों के मन में एक जो विसंगतियां थी, लोगों के मन में एक जो जुड़ाव पैदा हो रहा था
कि जो कुछ ये सरकार जो है वो उद्योगपतियों का हित करती है, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, बार बार उन्हीं का हक के फैसले कर रही है, किसानों के हक के फैसले नहीं कर रही है, मजदूरों के हक के फैसले नहीं कर रही है। कई जो इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रियों पे ताला लगने की नौबत आ रही है, इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये बातें जो थी कि लोगों के मन में एक घर कर गई थी, और यही बात थी कि जिस तरीके से एनडीए के खिलाफ लोगों ने वोट किया, यानी एनडीए के साथ अपना विश्वास नहीं जताया। हालांकि एनडीए की तरफ से मंदिर का मुद्दा, तीर्थ स्थलों का मुद्दा ये भरपूर बढ़ाया गया था कि लोगों को एक तरह से वोट करने के लिए, लेकिन वो लोगों ने उससे ज्यादा बेहतर समझा यही हमारे रोजगार और ये तो साफ तौर पर कहा ही जा सकता है कि जिस तरह से अमनप्रीत जी, राजीव जी कह रहे हैं कि लोगों के मन में ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई, या लोगों के जहन तक इस बात को पहुंचाने में जो इंडिया गठबंधन है वो सफल हो गया कि जो आपके मुद्दे थे, जो आपसे जुड़े हुए थे, जिनसे आपको फायदा पहुंचेगा, कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था, और कहीं किसी और ही जोन में जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ता गया, मुद्दे बदलते गए, उनसे जनता का कभी कोई सरोकार नहीं दिखा। क्या आज रुझानों में जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, ये उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी से स्थिति में खड़ी हुई है कि उसे अब ये चिंता करने की जरूरत है कि पूर्ण बहुमत में भी अब सरकार बनानी है तो किस तरह से बनेगी? कल की ही अगर हम बात करें वक्ता जी, तो कल शेयर मार्केट में इतना उछाल आ गया कि 2.5 लाख करोड़ का फायदा हो गया अडानी जी को। एशिया के नंबर 1 उद्योगपति बन गए। क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल में भाजपा को बम्पर जीत के साथ जीतते हुए दिखाया जा रहा था, लेकिन आज उल्टा हो गया, आज उनको नुकसान हो गया। तो ये लोगों की शंका नहीं है, ये लोगों को शक नहीं है, ये लोगों के पास प्रूफ है मुझे लगता है, क्योंकि हर चीज के ऊपर मालिकाना हक जो हैं वो अडानी के हैं, तो ये संजोग नहीं हो सकता। हर चीज में आप देखिए, अगर 7 स्तरों की बात, 7 चरणों की बात करें, हम पहले चरण से अगर शुरू हुए तो पहले चरण में जो हमारे मोदी जी की रैली थी, मोदी जी की चुनाव सभा थी, उसमें जो स्पीच थी, और अगर 7वें चरण तक आते आते हम बात करें तो वो इतनी तत्परता उसमें नजर आई है कि बात मंगलसूत्र से शुरू होकर मुजरे तक चलेगी, मुसलमान तक चलेगी। मुसलमान तो खैर हमेशा ही घेरे में आ ही जाते हैं। उसके बाद ये भी कह दिया गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको ज्यादा चीजें बांट देंगे। अगर आपके पास 2 कारें हैं और सरोकार नहीं, और ऐसा बोल दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो पाकिस्तान है वो खुशियां मनाएगा। ये बिना सिर पार की चीजें हैं, और मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पे होते हुए मोदी जी को ये चीजें सार्वजनिक सभाओं में नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल, और जनता देखिए सब समझती है, वक्त आने पर जब वोट की चोट देती है तो दिन में भी तारे दिखा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। नेहा मुझे 2 लाइन बोलनी है इस पे। एक तो ये है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। मुझे लगता है भरपूरी जो है वो एनडीए ने भी दिखाई है, सिर तोड़ मेहनत करी है, बहुत रैलियां करी हैं, इंडिया ने भी दिखाई है, क्योंकि इंडिया जहां से जहां आ गया है, और लोगों ने भी दिखाई है कि लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए वो जी भर के उन्होंने वोटें दी हैं, और उन्होंने दिखा दिया है कि वोट की क्या ताकत होती है, उनके हाथ में क्या ताकत है। बिल्कुल, वो बता देती है जनता कि हम अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श तक लाना जानते हैं। बहरहाल अमन जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और नरेंद्र जी और संगीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।